हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें सर? नहीं समझ आ रहा है न्यूमेरिकल, क्या करें? तो मेरी जान अच्छे से समझने की कोशिश कर कि न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक आने वाले हैं। कोई नीट जेई का न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। जैसे मैं कुछ एग्जांपल तुझे ये दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ एग्जांपल मैं करने का तरीका बता रहा हूं, मतलब जो आपके लेवल के न्यूमेरिकल है। क्या बोलेगा? आकार आकार मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से कोई कार क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक। हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट्स का ध्यान रखना, फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? इस गड्डी की फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? तो मेरी जान अच्छे से समझना। मुझे ये पता है, देख मुझे ये पता है कि v निकालना है, u दिया है, a और t भी दिया है। तुरंत क्लिक किया। बस आपको सवाल रीड करना आना चाहिए। आगे चल के मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स लाए हैं, जिसमें आप देखोगे कि सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v वैसे ही रखा, u क्या है? दैट इज 2, a क्या है? 2 और टाइम पीरियड 10, v इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 20, और ये कितना आ जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, आफ्टर 10 सेकेंड ये कितने से चलेगी? 22 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। अब मुझे सवाल समझ आ गया, अभी मुझे ये चीज समझ आ गई कि सर आप क्या कहना चाहते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको हर चैप्टर के फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए। जैसे ये मैंने सेकंड चैप्टर से न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, वैसे आपको सेकंड भी याद होनी चाहिए, थर्ड भी याद होनी चाहिए। मोशन इन अ प्लेन से आपको वो वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं और किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मतलब हर चैप्टर का फॉर्मूला तुझे दिमाग में होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर नहीं भी आ रहा है, स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। ओके सर, ओके, डन 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 डन। चलो जी सर, इतना ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, कभी कभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे भी सवाल आते हैं, उनको भी देख लो, उनको भी ऐसे देख ले। जैसे इंटीग्रेशन पे बहुत बार सवाल आया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। जैसे आपको ये पूछेगा, वो बोलेगा इंटीग्रेट x रेज टू पावर 2 dx। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx क्या होगा? पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से नीचे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? पावर में एक ऐड किया तो 2 से हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या हो गया? x³ 3। ये ऐसा सवाल बन सकता है मेरी जान। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दैट इज log x। ये भी याद रखना। बात समझे कि नहीं है? एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, क्या? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है, क्या? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x। मेरी जान, शुड आई रिपीट? नो सर। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आई। ये इंटीग्रेशन वाले मैंने कट शॉर्ट ऐसे सवाल पूछे गए हुए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये आने चाहिए। अच्छा, कभी कभी डिफरेंशिएशन पे भी सवाल पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएशन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब देखना ध्यान से, डिफरेंशिएशन कैसे पूछ सकता है? सवाल नंबर 1, वो बोलेगा dx रेज टू पावर 2 dx की करो डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n,
पावर को नीचे किया और उसी पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर को नीचे किया 2x, उसी पावर में से एक कम कर दिया 1, तो इसको 2x भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x दैट इज कॉस x, बस जनरली पूछेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, या ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। ये तो इंटीग्रेशन लिख दिया मास्टर तूने डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कैसे लिखेंगे, दैट इज sec square x। शुड आई रिपीट? नो सर। अच्छा, एक बार इंटीग्रेशन का ऐसा सवाल आया हुआ था, पता क्या सवाल आया था? ऐसे वो बोल रहा था कि, समझना अच्छे से समझ, वो बोल रहा था इंटीग्रेट GMM डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना, ऐसा सवाल आया हुआ था। अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो ध्यान से देख, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, GMM बाहर, अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन। GMM इसको ऊपर किया, x रेज टू पावर -2 dx, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। आप सबको पता है, क्या पता है कि भाई साहब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड किया और उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बचा, g बड़ा M छोटा m, और ये x की पावर -1 और नीचे भी वही -2 + 1 -1, नीचे भी -2 + 1 दैट इज -1। इस माइनस को आगे ले आओ तो -GMM, ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये पूरे माइनस के साथ हो जाएगा, x रेज टू पावर -1, ये नीचे आएगा तो आंसर क्या आएगा, GMM डिवाइडेड बाय x। ये भी पूछा हुआ सवाल, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देख, ये PYQs हैं, PYQ न्यूमेरिकल्स का मतलब हो गया, तुझे समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। अब याद रखना कि भाई साहब मैं मैराथन में भी आऊंगा, वहां पे मैं आपको पूरे जो मैंने पुराने 1 शॉट्स करवाए हुए हैं वो सारे नोट्स आपको पूरी रात रिवाइज करवाता रहूंगा, जब तक या लाइट नहीं जाती, या सहरी की अजान नहीं होती ना, या फजर की अजान नहीं होती, ठीक है। तो उस चीज को भी अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक। ये बोल रहा है अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद अ स्पीड 20 एंड सेकंड हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद 30। मतलब एक बॉडी है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे गई, आधा डिस्टेंस इसने d/2 से कवर किया, और आधा डिस्टेंस इसने 20 मीटर पर सेकंड से किया, तो आधा डिस्टेंस इसने 30 से किया, मतलब d/2 20 से, d/2 30 से। तो इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब डिस्टेंस आधा हो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2। 2 को आपने वैसे रखा, v एवरेज निकालना है, 1/v1 कितना है, v1 आ गया 20 और v2 कितना हो गया 30, 1/20 1/30। इसको मल्टीप्लाई किया इधर, इस 30 को मल्टीप्लाई किया इधर, 20 को मल्टीप्लाई किया इधर, 30 1 30, 20 1 20, 2/v एवरेज 2/v एवरेज, और 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को 2 v एवरेज वैसे ही, 30 + 20 50, 20 × 30 दैट इज 600। अब देख, 600 को ऊपर किया और 50 को कर दिया नीचे, 600/50, और v एवरेज को ऊपर किया, 2 को कर दिया नीचे, तो v एवरेज अपॉन 2 इज इक्वल टू 600/50। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया 60/5 दैट इज 12, और ये v एवरेज अपॉन 2 तो वैसे ही रहा, और 2 को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 मीटर पर सेकेंड आंसर है। और याद रखना, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तुम्हें याद होनी चाहिए। इसके बाद ये एरर वाला को सवाल है, ये नहीं आएगा, ये भी एरर वाला सवाल है, एरर वाला पूछता ही नहीं है। ये सवाल मैंने CYQ में भी करवाया था, एस्केप वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनता है। बोलता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इतना, बोलता है इफ एस्केप स्पीड ऑफ अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट में जहां पे मास 100 टाइम्स होगा एंड रेडियस 10 टाइम्स होगा देन दैट ऑफ द अर्थ, वहां पे v एस्केप क्या होगा। मैं बोल रहा हूं v एस्केप ऑन अर्थ इज इक्वल टू √2rg, तो 2 रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और v एंड अदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट में क्या होगा 2
वैसे ही रेडियस अर्थ के रेडियस से 10 गुना है, 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द रेडियस इज 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर रूट 10 को आपने बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा 2rg, 2rg की वैल्यू क्या थी, वही 11.2, अंडर रूट 2 के 10 की वैल्यू क्या 3.16 और 11.2, वैसे ही 11.2 को मल्टीप्लाई किया 3.16 से, आंसर कितना आया 35.41 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये रेफ्रिजरेटर वाला सवाल सिलेबस में नहीं है, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन नहीं है, बट पूछा जा सकता है, क्योंकि पता है आपको रेफ्रिजरेटर इज टू रिमूव हीट फ्रॉम द ईटेबल केप्ट इनसाइड एट 9 डिग्री सेल्सियस। मतलब रेफ्रिजरेटर है, उसमें खाने वाला सामान रखा है जहां पे टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है। अगर रूम टेम्परेचर इतना है, बोलता है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कि भाई साहब आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। मैं अभी उस पे आऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला दिमाग में रखना। टेम्परेचर फ्रिज के अंदर कितना 9 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होगा 282 है ना, 282। कमेंट करके बताना कि भाई साहब डिग्री सेल्सियस में जब कभी भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते तो किससे प्लस करते, 273 से क्या करते प्लस करते, ठीक है। 36 को 273 प्लस करेंगे तो 309 आ जाएगा केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, दैट इज T1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये ऐसे रखता है, T1 ये रखा, T2 ये है, T1 ऐसे ही है। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 10.44, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं। एक इंसान है, मतलब बशीरा है, एट दिल्ली रेलवे स्टेशन, वांटेड टू गो हिज रिलेटिव होम 10 मीटर अवे फ्रॉम द 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। एक बशीर साहब थे जो रेलवे स्टेशन पे ऐसे उतरे, उसने अपने रिलेटिव के होम में जाना था जो 10 किलोमीटर दूर था। बट उसके बाद क्या, ही हायर्ड अ टैक्सी वाले को उसने बोला कि मैंने अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, द डेस्टिनेशन। द ड्राइवर फॉलोड अ लॉन्ग पाथ, उसने बड़े दूर से लेके गया क्योंकि उसे पता था कि अगर दूर से लेके जाऊंगा तो ज्यादा पैसे लगेंगे, तो वो 25 किलोमीटर वाले रास्ते से ले गया टू रीच द डेस्टिनेशन इन 1 आवर। कितने घंटा, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 आवर में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये आ गया, ये जो कम टाइम में ले जाने वाला ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज 10 किलोमीटर। और ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, दैट इज डिस्टेंस है, लॉन्ग पाथ है, ठीक है। अच्छा, चार्जेस उसने चार्ज किसके लिए, 25 किलोमीटर के लिए चार्ज लिए फ्रॉम द मैन, ठीक है। उसने 25 किलोमीटर वाली साइड से लेके गया था, 10 किलोमीटर वाली साइड से लेके गई नहीं है, तो पैसे किसके लगेंगे, 25 किलोमीटर पे। नाउ आंसर द फॉलोइंग, बोलता बिहेवियर क्या था ड्राइवर का, कनिंग था, है ना, चालाक था वो। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 25 अपॉन 1, तो ये कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 अपॉन 1, डिस्प्लेसमेंट 10 है अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बोलता है भाई साहब एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड दे रखा है दैट इज 50 मिलीमीटर। डिस्टेंस में अगर आपको मीटर में इसको कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा अराउंड 1 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 0 ये वाले ये खा जाएंगे, इधर आ जाएगा पॉइंट, और फिर 1 0 इधर, सॉरी 1000 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना। 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 0.05 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, एम्पलीट्यूड में मिल चला गया। अच्छा, एंड टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड। बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तुझे पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये वाला जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मतलब तुझे ए इंटू वी नॉट निकालना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुझे एम्पलीट्यूड दे रखा है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, 2 पाई वैसे रखा और 2 सेकंड नीचे रखा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये ओमेगा आ गया। अब v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए की वैल्यू 0.05 और ओमेगा की वैल्यू पाई है, ओमेगा की वैल्यू पाई है, तो 0.05 इंटू
3.14, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आंसर होगा, वही इसका क्या है आंसर है। अक्सर ये आंसर 0.05 पाई की टर्म्स में ही दिया जाता है। अब देख देख फॉर्मूला बेस सवाल ही है, फॉर्मूला बेस सवाल है। देख, अ स्टोन वेटिंग 3 kg टाइड टू द स्ट्रिंग इज बीइंग रोटेटेड, मतलब पत्थर को डोर के साथ बांधा और आपने क्या किया, रोटेट किया ना, यही है ना, ये पत्थर को डोर के साथ बांधा और ये क्या किया, रोटेट किया, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब वर्टिकल, वर्टिकल होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ 120 सेंटीमीटर रेडियस है, वेलोसिटी कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टोटल फोर्स विद विच इट टाइड्स टू ब्रेक। ये किस फोर्स के साथ ये घूम रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r, मास कितना 3 kg का पत्थर घुमा रहे थे, रेडियस 120 सेंटीमीटर है, डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो ये मीटर में हो जाएगा, और रेडियस भी निकल गया। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से आप इसको घुमा रहे थे, 500 के साथ, वेलोसिटी कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड, तो m की जगह m की जगह 3, वेलोसिटी की जगह 500 का स्क्वायर और रेडियस 1.5। याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल करोगे मास को केजी में रखना, डिस्टेंस को मीटर में रखना, ठीक है, ये दिमाग में रखना, और टाइम को सेकंड्स में रखना। फिजिक्स में टेम्परेचर को केल्विन में रखना, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ये इसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटर सिंपल अलाउड है, तो ये कितना आ गया, दैट इज 6,25,000। अब सुनो, वो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबर हु कैरीज अ 10 bricks of 1 kg each to the floor of house 5 meter high by climbing the ladder। अब देखना ध्यान से, हुआ क्या कि एक मजदूरा है, वो क्या कर रहा है कि ब्रिक्स को यहां से 5 मीटर की हाइट पे ले जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, ये 5 मीटर की हाइट, ग्राउंड से तो ऐसे ही है। मास कितना ले जा रहा है, मास लेके जा रहा है 10 ब्रिकें लेके जा रहा है, हर ब्रिक का वजन है 1 kg, तो 10 किलोग्राम लेके जा रहा है। तो वर्क डन कितना निकाल, यही निकालना है ना, फाइंड वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू हाइट। अब फोर्स यहां पे क्या, वेट, मास इंटू जी, हाइट वैसे ही, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 98, और ये 5 वैसे रहा, 98 को 5 से मल्टीप्लाई किया 490 जूल, इसका क्या रहा आंसर रहा। अब मेरी बात सुना, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, बोल रहा है अ वेक्टर है सिक्स्थ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोलता है एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 16 एंड उसकी डायरेक्शन भी है, उसका क्या है डायरेक्शन है, मतलब एक करंट है, करंट है जी 40 एम्पियर का, उसकी डायरेक्शन भी है, ठीक। डज दैट मीन एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज नेसेसरी अ वेक्टर, बोलता है ऐसा हो सकता है कि किसी का मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, क्या वो वेक्टर है ना, क्यों, क्योंकि करंट जो मैंने बोला कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर के जो बाकी बचे हुए लॉज हैं उसको फॉलो नहीं करता, ये स्टेटमेंट होगी गलत। द रोटेशन ऑफ बॉडी कैन नॉट बी स्पेसिफाइड by the direction of axis of rotation and the angle of rotation about the axis, does that makes any rotation of a vector। देख मेरी बात सुना, देख ये तार है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, अब करंट वेक्टर है ही नहीं है, अब उसके इधर से जाने से कोई उसके सबमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो मतलब ऐसा वेक्टर, मतलब करंट लग रहा है वेक्टर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता नहीं है। अब वो किसी भी डायरेक्शन से रोटेट करके उसको भेज दो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आरआर का सवाल है। अच्छा, ये बोल रहा है भाई साहब दो बॉडीज हैं ऑफ मास 1 kg, ये 1 kg एंड 2 kg लोकेटेड एट पॉइंट 1,2 and 1,-1,3 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब C सेंटर ऑफ मास और Y सेंटर ऑफ मास निकालना है। आपको m1 की वैल्यू कितनी दी है 1 kg और m2 की वैल्यू कितनी दी है 2 kg, ठीक है। x1 कितना है हमारा 1, y1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारे पास -1 और y2 कितना है हमारे पास 3।
तो पहले x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ये कैसा होगा, x m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला तो तुझे याद रखना पड़ेगा। x सेंटर ऑफ मास m1 कितना होगा 1, x1 कितना होगा दैट इज 1 प्लस m2 कितना होगा 2 और x2 कितना होगा दैट इज -1 और मास कितना है 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 1 जर 1 2 इंटू -1 दैट इज -1 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ये 1 वैसे ही प्लस माइनस -2 वैसे ही 1 में से -2 गया था -1 और ये 3 वैसे ही। ठीक है, इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 इज इक्वल प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, y1 कितना है दैट इज y1 दैट इज 2, m2 कितना है दैट इज 2, y2 कितना है दैट इज 3, 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 और ये कितना आ गया 3, 8/3 इसका y सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। अब सुनो मेरी बात, ये सवाल 2-3 बार आया है, ठीक है, यहां पे हमें इंटीग्रेशन का सही तरह से फील आएगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देख, हमें अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x0 टू x5, ये लिमिट्स दी हैं और फोर्स हमें दी हुई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स हमें दी हुई है। देख, फोर्स की वैल्यू ये रखती है, फोर्स इज इक्वल टू F5 माइनस 4x प्लस 3x, फाइंड द वर्क डन। अब ये ऐसा वर्क है जिसकी फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो आप यहां पे वर्क कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। ये मैंने आपको वन शॉट में भी दिखाया था। देख, फोर्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4x प्लस 5, ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। f की वैल्यू ये पूरी रखी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सर आप बोल सकते हो सर फोर्स को आपने बदला क्यों, क्योंकि ये मैथ में आपने 10वीं में सीखा था कि 3x स्क्वायर पहले लिखा जाता है, माइनस 4x पहले बाद में लिखा जाता है और 5 बाद में लिखा जाता है, हाइयर पावर वाला पहले लिखा जाता है। तो फोर्स ऐसे लिखा आपने, dx वैसे लिखा और लिमिट्स कहां से, 0 से लेकर 5 तक। अब आपने इंटीग्रेशन लगानी है। अब मैं इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखा रखा है, वर्क डन वैसे ही है, वर्क डन वैसे ही है और 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3 को आपने वैसे ही रखा, 3 को वैसे रखा, पावर में एक बढ़ा दिया तो 2 से हुआ 3, उसी से डिवाइड कर दिया, माइनस वैसे ही रखा, 4 वैसे ही रखा, x पावर में एक बढ़ा दिया, तो ये कितना होगा 2, उसी से डिवाइड कर दिया। अब 5 की या कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है वेरिएबल x और लिमिट 0 से लेकर 5 तक। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब देख, फिर आपने अप्लाई करना है लिमिट्स। एक बार x की जगह 5 डालना, एक बार x की जगह 0 डालना। देख, वर्क डन इज इक्वल टू 3 वैसे ही x की जगह 5 का क्यूब और 3 वैसे नीचे, माइनस वैसे ही 4 वैसे ही x स्क्वायर की जगह मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह आपने 5 डालना है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 वैसे ही और एक बार 5 की जगह 5 और एक बार माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 0 को अगर आप इसकी जगह डालोगे तो 0, इसकी जगह जा रहे हो 0 तो इसकी जगह 0, तो माइनस क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, जो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक, वर्क डन वैसे ही, ये 5 का क्यूब 125 माइनस वैसे ही 2 वैसे ही और 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25। अब वर्क डन इज इक्वल टू 125, 2 इंटू 25 दैट इज माइनस 2 इंटू 25 माइनस 50, ये 25 ऐसे ही, वर्क डन इज इक्वल टू 125 ऐसे ही। 50 में से 25 निकालो तो माइनस 25, 125 में से माइनस 25 किया तो वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। देख, 0.005 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक ही है, याद रख लेना। सर 1 में कितनी है, एक ही है। सर 21 में कितनी है, 2, क्योंकि 2 ये है। सर 20 में कितनी है, एक ही है। मैं ऐसे रूल नहीं लिखा दिए मैंने, क्यों एक ही है, क्योंकि ये वाला नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट लग गया इस तरफ तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। अगर इस तरफ लगा और ये वाले 0 नॉन सिग्निफिकेंट रहते। बात समझे? अगर सीधा सीधा बोल देता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर किसी नंबर, कोई नंबर है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, इंफिनिटी होते। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। सर इसका बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 1 2 और 3, बीच वाला जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है।
अब आपको आसान है, 5 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 5 2 3 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3, 5 0 0 0 0 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5। सर इसका बता दो, 6 3 इंटू 10⁻23 -23, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये कितने हैं, 2 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होंगे। ओके, ये बोल रहा है ह्यूमन हार्ट बीट्स 80 टाइम्स 16 सेकंड में, 60 सेकंड में 80 बार धड़कता है। तो एक बार कितने में धड़कता है, दैट इज टाइम पीरियड, वही निकालना है आपने। फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और टाइम पीरियड भी निकालना है। पहले टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अच्छे से समझ, 80 बीट से 60 सेकंड में, मतलब इंसान का दिल 80 बार धड़कता है 60 सेकंड में। एक बार कितने सेकंड में धड़केगा, 60/80 सेकंड। ये 0 कैंसिल, ये 3 और ये कितना आया, 4। तो एक बीट कितने सेकंड की, दैट इज 3/4 सेकंड। अब तुझे पता फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/t। फ्रीक्वेंसी को वैसे रखा, 1/t कितना है, दैट इज 3/4। 4 को ऊपर लेके फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4/3। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हेड्स और टाइम की क्या होगी, दैट इज सेकंड। अच्छा सुनना, ये मैं अच्छे से करवा देता हूं, क्या पता पूछे। बोलता है द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय 2%। 2% ने मेजर किया, एक ऐसे 4.2, एक है 4.24 kg, विच इज मोर एक्यूरेट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख अगर आप 4.2 को देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4.24, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा वो ज्यादा एक्यूरेट हो। शॉर्टकट बता रहा हूं, और याद 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 करके अच्छे से समझ। देख ये 4 को भी मेजर कर रहा है, अगर ये 4 किलो है, ये कितना है, 4 किलो, फिर 2 ग्राम को भी मेजर कर रहा है। ठीक है, 4 किलो 2 ग्राम, ये 4 किलो 2 ग्राम, फिर 4 मिलीग्राम को भी मेजर कर रहा है। तो ये ज्यादा प्रिसाइजली क्या कर रहा है, चीजों को मेजर कर। ठीक है, अच्छा वो बोल रहा है अ पार्टिकल एक्सक्लूडिंग द एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, पेंडुलम। ठीक, एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू अ 15 सेंटीमीटर। बात समझे कि नहीं? देख हुआ क्या है कि ये पेंडुलम है, मैक्सिमम कितना जा सकता था, 30, वही उसका एम्पलीट्यूड। बीच में 15 में जाने में कितना टाइम लगेगा, बीच में। ठीक है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालिए, ये वाई डिस्प्लेसमेंट ही है ना, यहां से इधर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट 15 है, यहां से यहां तक, एम्पलीट्यूड 30 है, ये साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी वैसे ही 15 वैसे ही 30 को डिवाइड कर दिया, ये और ये कैंसिल, ये कितना 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा। अब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। ये साइन ओमेगा टी वैसे ही 1/2 की जगह आप क्या लिखोगे, साइन 60। साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओमेगा टी इज इक्वल टू 16 को कैसे लिख सकते हो, π/6। ओमेगा टी वैसे ही रखा 60। देख 60 डिग्री को आपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा, π/6 लिखते हैं, तो अभी दिमाग में रख लो। ठीक है, ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को निकालना पड़ेगा, है ना। आ आ आ अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। देख ओमेगा क्या है, 2π/t। ओमेगा वैसे रखा 2π वैसे, टाइम कितना है, 4 सेकेंड का, ये 2 और ये 4 से कैंसिल, ये 2, तो ओमेगा हो गया π/2। ओमेगा की जगह आपने लिखा π/2, टी वैसे ही रखा, π/6 वैसे ही आया। तो मेरी जान ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये टी वैसे रखा, 2 ऊपर चला गया, 2/6, 1/3 सेकेंड। इसका क्या आ गया आंसर, मतलब आधे में ये कब पहुंचेगा, 1/3 सेकेंड में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.2 एंड 5.002? इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर है जी 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दैट इज 3। ये ज्यादा तगड़ी मशीन से ली हुई मेजरमेंट है, ये कम तगड़ी से। ये किलोग्राम ग्राम, ये किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम को भी मेजर कर सकते, ठीक है।
ये वाला मैंने करवा दिया आपको, है ना, ये मैंने अच्छे से करवाया। फोर्स दी है, फोर्स की इक्वेशन दी है, इसको इंटीग्रेट करना है तो वर्क आ जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा देखिए, ये ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है, इसलिए साउंड में से या वेव वाले चैप्टर में से जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपने रट के जाने। देख, वो बोल रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी इतना, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इतना, ठीक है, इज स्ट्रेच अंडर द टेंशन 20, मतलब एक रस्सी है जिसकी डेंसिटी इतनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, और वो 2 पॉइंट से स्ट्रेच करके रखी है, बीच में वो खींचने पे कितना तनाव पैदा हो रहा है, 20 न्यूटन का। बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड एट द मिड पॉइंट। जब नीचे मिड पॉइंट से आपने ऐसे किया तो एक वेव पैदा हुई, उसकी स्पीड कितनी होगी? सिंपल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन 20 की है, बट मुझे ये म्यू नहीं पता, म्यू होता है मास पर लेंथ। ये जो म्यू होता है ना, याद रखना, ये अक्सर ऐसे ही है, म्यू इज इक्वल टू मास पर लेंथ, वो डेंसिटी इंटू एरिया से निकलता है, डेंसिटी इंटू एरिया। देख, एरिया है 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर। जब कभी भी इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको 10⁻⁻² से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बोलेंगे सर इससे 10⁻⁻1 कैसे आया? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट इधर गया तो ये 10⁻⁻1 आ जाता है, ठीक है। एरिया हमारे पास ये निकला। अब डेंसिटी ये दी है, तो देख म्यू डेंसिटी इंटू एरिया होता है, आपने 7.5 से इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया? दैट इज म्यू आ गया। अब म्यू हमारे पास ये आया है, ये कौन सी यूनिट में आया? ग्राम पर सेंटीमीटर में। इसको किलोग्राम पर मीटर में करने के लिए आपने 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे सवाल ऐसे ही, अभी दिमाग में रख लो, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक, ये 15 इंटू 10⁻⁴, ठीक। ये म्यू आपने इधर रखा, टेंशन 20 इधर रखी, सॉल्व किया, 116 आंसर। और ये सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 मीटर स्क्वायर। मतलब ये एक, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, जो बिल्कुल इसके डायमीटर है, डायमीटर कितना है? दैट इज आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। वो बोल रहा है इधर से इधर ही, यहां पे मतलब गोला बना के कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना इधर, वो क्या होगा? दैट इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर। वो कितना दिया? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। आई को वैसे ही रखा, 5 को उधर मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू mr स्क्वायर, 5 mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 2 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर, 7 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ये इधर के लिए लगाया, इस डायमीटर के लिए लगाया। वो कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, और mr स्क्वायर के साथ आपने क्या कर देना होता है? प्लस कर देना होता है। सर इधर के लिए क्यों लगाया? क्योंकि आपने इसी मास को इधर ही गोला बना के रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। अब आई हमारे पास क्या आ गया? 2/7 mr स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? k √i/m। के वैसे रखा इज इक्वल टू √i की जगह आप रखोगे 7/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल, उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है मेरी जान। और ये m और m मर जाएगा, ये r का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? √7/5 √7/5 r हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज समझना, द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज दिस a इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड, केल्विन की पावर -4 और मीटर की पावर -2। ये ऐसा यूनिट में दिया है, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना। ये सबसे टफ सवाल है। वह हालांकि आपको पता है कि 1 न्यूटन को जब डाइंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है? 10⁻5 डाइंस होता है, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट भी करेंगे आप कर लोगे, ठीक है। 1 जूल कितने अर्ज के बराबर है? 10⁻7 अर्ज के बराबर है। अब डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, तो ये याद भी रखना, ठीक है। ये टफ सवाल है। देख, पहली यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड, मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4।
सेकंड यूनिट है सीजीएस, सीजीएस में जूल किस में, अर्ज में, सेकंड में रहता है, मीटर सेंटीमीटर में हो जाता है, केल्विन वैसे ही रहता है। ठीक, हमें पता है N1 U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1 तुझे दिया हुआ है, U1 भी तुझे दिया है, U2 भी तुझे दिया है, और U2 भी तुझे दिया है, और N2 तुझे निकालना है। ठीक है, N1 तेरे लिए ये वैल्यू है पूरी, ये वाली N1 देख, पूरी वैल्यू ये रखी हुई है। N2 तुझे निकालना है, U1 तेरे सामने और U2 तेरे सामने। देख, N2 को वैसे ही रखा, U1 U2 को वैसे ही रखा, और यहां का जो U2 था वो यहां डिवाइड कर दिया। मेरी बात अच्छे से समझ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N2U2 इज इक्वल टू N1U1, N1U1 वैसे ही रखा हुआ है, और U2 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या N2 निकल जाएगा? N2 निकालना है तूने, N1 की वैल्यू ये रखी, U1 क्या है, जूल सेकंड की पावर -1, मीटर की पावर -2, और केल्विन की पावर -4। अर्ज सेकंड की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -2, और केल्विन की पावर -4। ये वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई। अब देख, जूल पर अर्ज वैसे ही, सेकंड पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर, आराम से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देख, अच्छे से समझना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। देख, ये केल्विन की पावर -4, केल्विन की पावर -4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देख, इधर अगर तू इस चीज को समझे, इस चीज को समझना, थोड़ा सा समझना, ये मैंने सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लिखा है, तो ये माइनस में है तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 2 चला जाएगा, नहीं चलेगा। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की पावर -2 ऊपर जाएगी तो +2 में हो जाएगी, ये -2 में है तो मीटर नीचे आएगा तो +2 में हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? हाँ सर समझ आ गई। तो ये 2 क्यों लिखा था, ये होल की पावर मैंने 2 लिखा था, कोई इशू नहीं है। ठीक, ये वैल्यू वापस नीचे आ गई, जूल वैसे ही, अर्ज वैसे ही, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको मैं आगे वैसे ही लेके जा रहा हूं, कैरी कर रहा हूं, ये वैसे ही है, जूल पर अर्ज सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। 1 जूल इतने अर्ज के बराबर होता है। अब तो रटा दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको पता है। N2 ये वैल्यू वैसे रही, जूल की जगह आपने अर्ज की वैल्यू डाली, नीचे अर्ज था, अर्ज ने अर्ज को कैंसिल किया। सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये देख, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर का, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वैल्यू वैसे कैरी हुई, 10⁻7, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और ये क्या आ गया, 100 का स्क्वायर। ये वैल्यू वैसे रही, 10⁻7, 1 वैसे ही, ये 100 को 10⁻2 लिख सकते हो, उसकी पावर 2। ये वाली वैल्यू वैसे ही रही, 10⁻7, और ये 10⁻4। अब ये ऊपर जाना है इसने, ठीक है, 5.76, 10 की पावर -8, 10 की पावर 7, और समझ, 10⁻4। ठीक, अब देख, ये वैसे ही है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -8 -4 +7, 5.76, 10 की पावर -12 +7, 5.76 इंटू 10⁻7। ये CGS में निकला, मतलब जो N2 की वैल्यू है वो 5.76 इंटू 10⁻5। ये टफेस्ट सवाल है जो मैंने अभी करवाया है। अब देख, एक फोर्स है 50 न्यूटन का दिया हुआ है, इसके 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इधर कॉस वाला कंपोनेंट 5 cos थीटा 60 डिग्री, 50 cos थीटा 50, वैसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आया 25। इस तरफ 50 sin थीटा 50, वैसे sin 60 की वैल्यू √3/2, ये और ये कैंसिल, 25/√3। अब सुनना, पूरे 2 स्फीयर हैं, 2 स्फीयर हैव आइडेंटिकल मासेस, दिन का मास क्या है, आइडेंटिकल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 2 स्फीयर हैव आइडेंटिकल मासेस, दिन का मास बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है। वन ऑफ देम इज सॉलिड एंड अदर इज होलो, एक सॉलिड है और एक भरा हुआ है। एक के अंदर मतलब सॉलिड, जैसे ट्रफ का बॉल होता है वैसे ही, और एक प्लास्टिक का बॉल अंदर से खाली है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सॉलिड टू द होलो स्फीयर। देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो इज इक्वल टू सॉलिड, होलो के लिए क्या, 2/3 mr/h का स्क्वायर, होलो का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड का क्या होगा, 2/5 mr सॉलिड का स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले में दिमाग में रखना, MCQ में आ सकते हैं, ठीक है।
यहां से मास, यहां से मास, यहां से 2, यहां से 2 कैंसिल। ठीक ठीक, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3, ऐसे हो जाएगा। ये सॉलिड का स्क्वायर वैसे ही मतलब रेडियस सॉलिड का स्क्वायर वैसे ही, रेडियस होलो का स्क्वायर नीचे। ठीक है, रेडियस सॉलिड डिवाइडेड बाय रेडियस होलो का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये 5/3, 5/3 वैसे ही। ठीक है, ये होल स्क्वायर इधर है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू रेडियस सॉलिड अपॉन रेडियस होलो। ठीक है, अब देख ये सवाल कितना आसान है। बोलता है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई अ हीट टू द सिस्टम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक सिस्टम को उसने हीट दी, कितने की हीट दी, 100 जूल की हीट दी। ठीक, उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं पता कितनी है, बट काम उसने 75 का किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी पर वर्क डन। हीट दी 100, इंटरनल एनर्जी वैसे ही वर्क डन 75 का, ये इधर चला जाएगा 100 माइनस 75, 25 जूल। तो इंटरनल एनर्जी कितने की हुई, दैट इज 25 जूल। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से समझना। देख कैसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ सकते हैं, कैसे टफ, ये टफ है, 1D का टफ सवाल है। बोलता है एक फोर्स है जो इतने डाइन्स की है, एक मास पे लग रहा है जिसका मास इतना है, और टाइम ये है, ये टाइम दे दिया, ये मास दे दिया, ये फोर्स दे दी। ठीक, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ध्यान देख, मुझे वेलोसिटी नहीं पता, पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए तुझे किसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यूटन इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन लगती है, तो पहले तुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देख फोर्स कितनी है, ये डाइन्स, बट इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आया 3/100 विच इज इक्वल टू 0.03 न्यूटन। ठीक, मास कितना है, 400 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 0.03 डिवाइडेड बाय 0.4, और ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, v वैसे रखा u 0 और एक्सेलरेशन 3/t, टाइम कितना, दैट इज 10 सेकेंड। ये और ये कैंसिल हो गया, वेलोसिटी कितनी आ गई 3/4। अब जब तुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ वैसे ही, मास कितना है 0.4 और वेलोसिटी क्या 3/4 का स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। इसे समझना, ये वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। यहां पे क्या है, स्टील वायर जिसका रेडियस ये है, केप्ट अंडर अ टेंशन ऑफ 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन, और जिसकी डेंसिटी ये है। ठीक है, हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, टेंशन वैसे ही, और म्यू को कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू डेंसिटी। टेंशन वैसे ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सामने से, अगर ये वायर है इसको सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, सर्कल जैसा दिखेगा, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2000 ऐसे रखा, एरिया पाई की वैल्यू, रेडियस का स्क्वायर, डेंसिटी, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी पूछा जाता है, ये आपने केटीजी में पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 kT अपॉन एम। बोलता है फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ स्मोक पार्टिकल ईच ऑफ मास ये इन द ब्रोमनियन मूवमेंट्स। आसान है, देख 3 वैसे ही रखा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये याद करनी पड़ेगी, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 233, और मास तेरे सामने दिया था 15 × 10⁻⁷। सिंपली सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख बुरा, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक गड्डी जा रही थी स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इतना 126 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 126 पर किलोमीटर आवर, 126 इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड, 1000 अपॉन 3600 से डिवाइड, 35 मीटर पर सेकंड। ब्राउट टू बी रेस्ट, ब्रेक लगी तो रेस्ट पे आई, आफ्टर अ कंप्लीटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। फाइंड द रिटार्डेशन, आपने रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, याद रखना इस चीज को, ये ठीक है। रेस्ट पे आया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये भी दिमाग में रखना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियली 35 का स्क्वायर, ये प्लस वैसे ही 2 वैसे ही, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस 200 के बाद है। ठीक है, 2 × 200 इज इक्वल टू 400a, ये 35 का स्क्वायर वैसे ही रखा हुआ है, ये 35 का स्क्वायर, मेरी बात अच्छे से समझना, ये 400
ए इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 35 का स्क्वायर वैसे ही, ठीक। -400 जब डिवाइड में जाएगा तो ये माइनस में आएगा, 35 का स्क्वायर करके 400 से डिवाइड करना तो नेगेटिव में आंसर आएगा। इससे ये भी पता चलता है कि रिटार्डेशन जो होती है वो ब्रेकिंग होती है और उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है। रिटार्डेशन एक एक्सेलरेशन। अच्छा, ये बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब ये बैंकिंग एंगल होता है थीटा, ऑफ अ स्मूथ कर्व्ड रोड जिसका रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू दी हुई है 100, आर की वैल्यू है 100 मीटर। देख, सेफली अलोंग विद द स्पीड ऑफ, वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आसान है। आपको होता है वी, सेफ वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू √2r tan थीटा, आर जी टैन थीटा इधर, ये अंडर रूट है, इधर आ जाएगा स्केयर, वी स्केयर, ऐसे वी स्केयर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा वैसे रखा, आर जी से नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब इस v को किलोमीटर पर आर है तो इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए देखो v की वैल्यू लिखी मैंने 100 है, v की वैल्यू है क्या 100, बट इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वैसे ही v रखा है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 100 है और g की वैल्यू 9.8 है। tan थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा, ये नीचे चला जाएगा 1/tan हो जाएगा, इसको बोलेंगे tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.787। लास्ट सवाल मेरी तरफ से, एक पंप है, अ पंप ऑन अ ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग कैन पंप अ वाटर अप टू द फिल अ टैंक 30 मीटर, 30 वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब होगा इन 15 मिनट। टाइम पीरियड कितना दिया है 15 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू सेकेंड, ये टाइम पीरियड है, और वॉल्यूम कितना है, दैट इज 30 मीटर क्यूब। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव, हाइट कितनी है 40 मीटर अबव द ग्राउंड, द एफिशिएंसी 30% है, जिसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। बोलता है हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर, हमने पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या, वर्क अपॉन टाइम। अब पंप नीचे से ऊपर ले जा रहा है तो वर्क डन mgh अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब ये जो मास है इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद g की वैल्यू ऐसे ही है, h की वैल्यू ऐसी है, डिवाइडेड बाय टाइम। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻3, ये वैसे रखा। वॉल्यूम 30 है, हाइट g की वैल्यू 10 है और हाइट कितनी है 40 है, बता दिया, और टाइम 50 इंटू 60 है। कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज नेट पावर। बट एफिशिएंसी कितनी है उसकी एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिव पावर है वो ये है ना। इफेक्टिव पावर ये है, मतलब जितनी टोटल पावर है, मतलब जितनी पावर हमें मिल रही है वो ये है, बट वो एक्चुअल पावर का 30% आपको मिल रहा है, समझे। एक्चुअल पावर का जो 30% है वो हमें मिल रहा है, ये वाला एक्चुअल पावर ये है। 40,000/3 ऐसे रखा, एक्चुअल पावर 30% में 30/100, इस 100 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को नीचे डिवाइड करेंगे, पावर हमारे पास किलोवाट में आ जाएगी। याद रखना मेरी जान, तुझे फॉर्मूले सारे रटे होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले रटे होने चाहिए, सारी यूनिट्स रटी होनी चाहिए, और तुझे डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए। कुछ डायमेंशंस वाले भी सवाल करवा देता हूं, देख। जैसे तेरे से कोई पूछे डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है l, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है l, वेलोसिटी की क्या है lt-1, रट ले। स्पीड की क्या है lt-1, ठीक। ये आती है ना तुझे यार, आते हैं ये, बार बार थोड़ी करवाऊंगा कि हाँ इसका ऐसा कर, तो ऐसे स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये l/t होता है, इसको ऊपर करेंगे lt-1 होता है, बार बार थोड़ी लिखना होता है यार। एक्सेलरेशन lt-2, फोर्स इज इक्वल टू mlt-2, वर्क इज इक्वल टू, रट ले अब, ml2t-2। वर्क कोई भी एनर्जी हो जाए, टॉर्क हो जाए, ऐसे ही पूछेगा। मोमेंटम mlt-1, एरिया का भी याद करना, वॉल्यूम का भी याद करना, प्रेशर का भी याद करना, पावर का भी याद करना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए, हालांकि बहुत सारे बच्चों को आते होंगे। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क,
ठीक है, यहां पे हमारा न्यूमेरिकल सेशन होता है खत्म। या आज ही हम 11 बजे मिलेंगे मैराथन में एक नई एनर्जी के साथ। ये सोच के आना कि पूरी रात बजाई सर को सुन। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।